हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव के बारे में। How the derivative can be used in physics and what is the meaning of derivative? Here to see now. तो हम देखते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। बेसिकली कई बार फिजिक्स में हमको किसी भी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। तो ये सभी जहाँ पे रेट ऑफ चेंज का यूज होता है, रेट ऑफ चेंज ये वर्ड का जहाँ पे भी यूज आता है तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव से। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, हम लोग की क्वांटिटी जो है वो हमने एक्सप्रेस किया हुआ है वाई एक्सिस पे और दूसरा एक क्वांटिटी एक्सप्रेस किया हुआ है एक्स एक्सिस पे सपोज, और ये मान लो कि ग्राफ है। तो अभी इसमें होता है ना सर कि ये इस क्वांटिटी को हम बोल देंगे y और इस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं x। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y भी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और x के साथ साथ y का जो बढ़ने का जो रेट है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज यहाँ पे हम देखेंगे तो y is increasing very slowly as x increases। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं हमसे ये टेंजेंट जो है वो ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। अगर हम वही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो जरूर टेंजेंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा और इसके ही डिफरेंस होता है डेरिवेटिव के अंदर। तो डेरिवेटिव हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ यू सी क्लियरली द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब अगर एक सिंपल सा अगर हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका जो एंगल बना हुआ है वो बहुत छोटा है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस टेंजेंट का स्लोप बहुत कम है। लेकिन अगर वही हम ग्राफ इसके साथ अगर एंगल बनाते हैं तो वो एंगल बहुत बड़ा है और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम कहेंगे डेरिवेटिव भी बढ़ता जा रहा है। तो डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि सिंपली इफ सपोज अगेन सपोज हमारे पास फिर से वही ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सपोज जो y एक्सिस है और ये सपोज इधर x एक्सिस है। x एक्सिस है और समझो कि ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इसके अंदर हमने ऐसे किया तो इसमें देखा जाता है कि ये समझो y है और ये है सपोज x। तो अगर x के अंदर जो भी चेंज हो जाता है, सपोज x के अंदर समझो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, और सपोज ये x है और उस समय का जो वैल्यू y का है वो है y। तो हम इस तरह से दिखाएंगे ये सपोज y, और जैसे x का वैल्यू चेंज होता है, सपोज x का वैल्यू बढ़ जाता है और वो बनता है सपोज x प्लस dx। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस dx, this is going to be x plus delta x like this, and similarly the value of y also increases and it becomes suppose y plus dy, which is going to be y plus delta y। ठीक है, अभी देखो ठीक से यहाँ पे अगर x के बारे में कहेंगे तो x के अंदर जो चेंज हुआ है वो इतना है, क्योंकि हम देख सकते हैं डेल्टा x है, डेल्टा x को बोल सकते हैं चेंज को, और y के अंदर जो चेंज हुआ है वो इतना है जिसको कि हम डेल्टा y भी बोल सकते हैं। दिस इज डेल्टा y। सो हियर द रेट ऑफ चेंज का मतलब ही ये होता है
the ratio of the change in y, that is delta y, upon the change in x, that is delta x. तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो तो चलो ठीक है, रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहला सकता है, लेकिन अगर इसको हमने लिमिट लिया, as we take the limit, as suppose as delta x tends to 0, so delta x tends to 0 ऐसा अगर हमने लिमिट लिया, तो this limiting ratio is called as the derivative, which is simply denoted by dy by dx. तो dy by dx का मतलब ये होता है कि the rate of change of y with respect to x in the limiting case when the delta x tends towards 0. तो this is the basically meaning of derivative. तो अभी जैसा हम डेरिवेटिव का मीनिंग तो हमने देख लिया, तो जहाँ पे हमको रेट ऑफ चेंज निकालने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं आराम से. जैसा कि सबसे पहली बात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called as velocity. So v can be written to be equal to ds by dt with respect to time, obviously. दूसरा है rate of change of velocity is called as acceleration. So we can say acceleration a is going to be dv by dt. This happens. And again, the rate of change of जो भी होता है, रेट ऑफ चेंज, जिसका भी रेट ऑफ चेंज हमको जहाँ पे भी जरूरी होता है, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं. इवन इन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट द फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो वी कैन से फोर्स कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू dp by dt. दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ डेरिवेटिव ओनली. तो डेरिवेटिव का जो मीनिंग है वो यही है, रेट ऑफ चेंज. तो जहाँ पे भी हमको रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं. तो लेकिन अब ये क्या है ना कि y x के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, उसके ऊपर, इसके बेसिस पे हमको डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इट कैन बी प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, मतलब dy by dx, it can be found out to be equal to 2x. इसको ही हम सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं कि dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर is actually 2x. इस तरह से लिखा जाता है. Even if we try to find out the derivative of dy by dx of another function like x cube, तो x क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो वो बन जाता है 3x square. It can be proved. In the same way, if you try to find out the derivative of x raised to 4 as well, x raised to 4, then we can find it to be equal to 4 times of x cube. And similarly, and so on, up to x raised to n. Let's say, in general, we have the formula for derivative of x raised to n. तो x raised to n का जो डेरिवेटिव है वो हमको मिल जाता है n times x raised to n minus 1. ये जो है, this is the main important formula for finding the derivative of any function of this type. तो इस ये भी उसमें आ गया, इवन ये भी उसमें आ गया, और ये भी एज अ स्पेशल केस उसमें आ गया. इवन उससे भी आगे जाके हम ये भी लिख सकते हैं कि derivative of x only. Suppose we have to find out the derivative of x simply, then it will be equal to 1 according to the same formula, because x can be written as x raised to 1, and hence 1 into x raised to 1 minus 1 is 0. So x raised to 0 is 1 only. So 1 into 1 is 1 only. So we can say that the derivative of x with respect to x is going to be 1. Always remember. These are some formulae for derivative. Apart from this, again we have some formulae. Suppose we have this formula, derivative of root x. Actually, root x is actually equal to 1 upon 2 root x. This way. Here again we have the formula, derivative of 1 upon x is going to be equal to
माइनस 1/x², ये भी हमको याद रखना है ठीक से, -1/x²। फिर अगेन क्या we have this formula, derivative of sin x is going to be cos x, and in the same way derivative of sin x, sorry, cos x is actually equal to minus of sin x. Well, even we can remember this formula, derivative of tan x, tan x का जो डेरिवेटिव है वो हुआ करता है sec²x, and derivative of cot x is going to be minus of cosec²x. Then we can say derivative of sec x is going to be sec x into tan x. At the same time, derivative of cosec x is going to be minus of cosec x into cot x. So all these are the formulae which has to be remembered. Even we also have the formula for derivative of e raised to x as e raised to x only, and similarly the derivative of a raised to x is actually equal to a raised to x into log a. So all these are the formulae for anyone, or one more formula, that is derivative of log x itself is going to be 1/x. So all these are the formulae are to be remembered. At the same time, we have to remember the chain rule also. Chain rule मतलब ऐसा है कि ऐसा है ना कि अगर सपोज कोई भी फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है, सपोज हमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x², तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि साइन x का जो डेरिवेटिव हमारे पास है जो कि cos x है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको sin x² का डेरिवेटिव जो है वो हमको मिल जाएगा एज cos of x², नो डाउट, बट इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस x² एक्चुअली। तो उसको हम d/dx ऑफ x² से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको डायरेक्ट इसका पूरा डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसको हम लिख सकेंगे cos of x² into derivative of x² which is 2x simply, so that we can write this as 2x into cos of x²। तो ये इस तरह से, इवन अगर सपोज हमको डेरिवेटिव निकालना है e raised to सपोज √x, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अभी जैसे कि हम जानते हैं e raised to x का जो डेरिवेटिव है वो तो e raised to x ही होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल e raised to √x का डेरिवेटिव जो है वो e raised to √x ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द डेरिवेटिव ऑफ √x separately, so that we can get this final step, that is e raised to √x multiplied by 1/2√x, which is already the derivative of √x. If we see it here, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं √x का डेरिवेटिव जो हमारे पास है 1/2√x, तो वो यहाँ हमने यहाँ पे डाल दिया। This becomes the derivative of composite function like this. तो ये composite function का जो रूल है वो हम डेरिवेटिव में किधर भी यूज कर सकते हैं आराम से। कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हमको निकालना है किसी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू, तो उस केस में हम ये कंपोजिट फंक्शन का रूल यूज कर सकते हैं आराम से, याद रखिए ठीक से। दिस इज डेरिवेटिव। इसमें डेरिवेटिव के अंदर कुछ रूल्स भी हमको याद रखने हैं, जैसे कि डेरिवेटिव के अंदर एक होता है
डेरिवेशन रूल। इसमें देखा जाता है कि अगर सपोज डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शंस वी हैव टू फाइंड आउट u प्लस v अगर हमको निकालना है, तो हम सेपरेटली दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और उनका जो भी डेरिवेटिव मिलता है उसको हम ऐड कर सकते हैं, जो कि बनेगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। तो हमने यहाँ पे u का डेरिवेटिव निकाला सेपरेट, v का डेरिवेटिव निकाला सेपरेट और फिर उन दोनों को ऐड किया, जिससे हमको u प्लस v का डेरिवेटिव मिल गया। Similarly, the same thing will happen for minus sign also. The derivative of, अगर सपोज हमको u माइनस v अगर चाहिए, तो उसके लिए सिंपली हम ये कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u सेपरेटली माइनस डेरिवेटिव ऑफ v सेपरेटली and then just subtract them finally so as to get the derivative of u minus v. But प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट के लिए हमको ये यूज करना पड़ता है u into v का अगर डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो उसके लिए हम देख सकते हैं u into v का डेरिवेटिव जो बनेगा u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमको इसमें यूज करना होता है। और डिवीजन रूल जो है वो बनता है इस तरह से d by dx of u upon v is actually equal to, तो इसमें जो है फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें नीचे आएगा v स्क्वायर और ऊपर जो है v से स्टार्ट होगा, तो v into डेरिवेटिव ऑफ u minus u into derivative of v, that is what divided by v square. This happens to be the derivative of u upon v. These are some rules in the derivative. So derivative के अंदर ये सब rules है। Even और एक rule है यहाँ पे जिसको बोलते हैं chain rule, इसको हम देख सकते हैं इस तरह से dy dx of y, मतलब dy by dx becomes equal to dy by du into du by dx. This is called chain rule. Then again we have the rule, the derivative inverse differentiation rule, which is written this way: dy by dx equals to equal to 1 upon dx by dy. Or you can use it vice versa. What are you use for this? dy by dx and dx by dy. We don't know if you say reciprocals होते हैं. At the same time, we also have the parametric rule, the derivative, which tells us simply that dy by dx is always equal to derivative of y with respect to another variable t divided by dx by dt. If we have another variable t, then we can differentiate y and x both separately with respect to t and just take the ratio so as to get this dy by dx. So these are some rules in the derivative. Using these rules, you can find out the derivatives of some complicated functions like this. Let's see. तो अगर हम देखेंगे ठीक से कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं इस डिफरेंशिएशन। ये जो रूल्स है वो यूज कर सकते हैं आराम से। अभी सबसे पहला अगर हम देखेंगे एग्जांपल इसका, तो सपोज फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सपोज sin x प्लस e raised to x। तो ये क्या आ जाएगा, हम समझ सकते हैं sin x का डेरिवेटिव, क्योंकि हमको पता ऑलरेडी cos x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस ये जो है e raised to x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, it is e raised to x only, ये e raised to x बन जाएगा। As another example, suppose we want to find out the derivative of, suppose the difference of two functions, like suppose tan x minus root x. तो अभी इसमें जो देख सकते हैं कि tan x का जो डेरिवेटिव है हमको पता है it is sec square x, तो यहाँ पे आ जाएगा sec square x जो कि उसका डेरिवेटिव है, माइनस यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं रूट x का जो डेरिवेटिव है वो हमको पता है it is 1 upon 2 root x, so we can have this to be equal to 1 upon 2 root x
as a final. Then again we have this product rule. So product rule अगर यूज करना है तो सपोज दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, मान लो कि डेरिवेटिव को निकालना है sin x into suppose log x, तो हम समझ सकते हैं आराम से कि सबसे पहला टर्म जो बनेगा वो sin x को हमको एज इट इज रखना है इनटू तो log x का डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमको पता है 1/x होता है, प्लस यहाँ पे log x को हमको एज इट इज रखना है और sin x का डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी इट इज cos x, so as it is we get this as a derivative of this whole product. तो किसी प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव है वो हमको इस तरह से मिल सकता है आराम से, ठीक है. इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द रेशियो आल्सो, डेरिवेटिव ऑफ रेशियो fraction also. Suppose we want to differentiate the fraction like here it is sin x upon root x. इसका अगर हमको सपोज डेरिवेटिव निकालना है इस रेशियो, तो अभी इसका रेशियो का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है डेरिवेटिव से, तो हमको यहाँ पे फ्रैक्शन लेना है जिसमें डिनोमिनेटर में होगा कंपलसरी रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे रूट एक्स का होल स्क्वायर आने वाला है और ऊपर में जो है रूट एक्स से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स व्हिच इज वी नो बेटर इट इज cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रखना पड़ेगा into derivative of this root x, which is we already know it is to be 1/2 root x as a final, so that we can use this and finally simplify this further so as to get the result. तो इसे निकालते हैं root x का जो स्क्वायर है वो कितना बन रहा है x हम जानते हैं, और इसके ऊपर में अगर देखते हैं तो root x as it is into cos x minus क्या पे आ रहा है sin x which is divided by the 2 root x. तो ये हमको मिल जाता है derivative of this fraction. So in this way, given as an example of this चेन रूल के एग्जांपल तो हमने अभी भी देखे ऑलरेडी, इवन इसका भी हम एग्जांपल देख सकते हैं आराम से कि डेरिवेटिव जो है अगर सपोज x इज इक्वल टू x का जो वैल्यू है वो अगर इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है sin t, और अगर y का जो वैल्यू है वो अगर एक्सप्रेस किया हुआ है एज cos of t, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं dx by dt जो है dx by dt बन जाएगा cos t और dy by dt बन जाएगा minus of sin t, and then we can be able to find out the derivative of y with respect to x. तो यहाँ पे dy by dx जो है वो according to this parametric rule, ये parametric rule के हिसाब से अगर हम देखेंगे ठीक से तो वो हमको मिल जाएगा dy by dt divided by dx by dt, but dy by dt is already obtained here, that is minus sin t, so here it will be minus sin t which is to be divided by this dx by dt which is cos t here, so here it is cos t, and if we divide this तो sin t upon cos t जैसे कि हम जानते हैं tan t होता है, तो हमको मिल जाएगा minus of tan t as a final answer. So in this way you can use the parametric rule of differentiation. So accordingly we can find out the derivative of different functions if they are expressed in different forms. So this is about the derivative. Now we'll see the next concept in this chapter, that is about the integration. Yes, so the integration is supposed to be the antiderivative. मतलब जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ अभी हमने जो सब फॉर्मूले देखे डेरिवेटिव के, तो उसका अपोजिट फंक्शन जो है, अपोजिट प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन होता है. तो ऐसा फंक्शन ढूंढ के निकालना
जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन हो उसको उस प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो जैसे कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बारे में हमने अभी देखा कि डेरिवेटिव ऑफ x square is going to be 2x. We can just write this in integral form as integration of 2x with respect to dx is going to be x square. This way. Even we have already seen that derivative of x cube का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने अभी देखा 3x square हुआ करता है। So in the same way we can write this in integral form. 3x square का जो इंटीग्रेशन है वो ये x cube बनने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ this 3x square is going to be with respect to dx is going to be actually x cube. तो इट्स अ इनवर्स फंक्शन एज यू कैन सी। अभी इसमें जो है ना ये 2 जो है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल के उस तरफ भी लेके जा सकते हैं और इसको ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ठीक से ये इंटीग्रेशन ऑफ x सिंपली dx is equal to x square upon 2। नो डाउट। इवन इस स्टेप को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो है 3 is a constant, so it can be taken out from the integration sign and transferred to this denominator here, so as to get this as a integration of x square dx that is equal to x cube upon 3। So here we can conclude that in general what is happening here is अगर यहाँ पे 1 है x raised to 1 है तो यहाँ पे आ जाता है 1 plus 1 upon 1 plus 1। इवन यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे जो इस तरफ है तो 2 plus 1 3 upon 2 plus 1 मतलब 3 ऐसा आ जाता है। तो we can generalize what we can guess that what will happen if we have this x raised to 4 here। तो अगर x raised to 4 का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है तो वो हम गेस कर सकते हैं it will be x raised to 5 upon 5। राइट। इवन वी कैन आल्सो गेस द x raised to 5 का जो इंटीग्रेशन है वो रहने वाला है x raised to 6 upon 6 and this is the basic rule। so इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n in general is always equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1। रिमेंबर, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। और दूसरा जो कि जो दूसरे सभी बाकी सभी फॉर्मूले जो है वो इसी बेसिस पे डिराइव किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि डेरिवेटिव जो है इट्स इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। तो एंटी डेरिवेटिव होने के कारण उसके जो फॉर्मूले हैं वो भी बिल्कुल डेरिवेटिव से उल्टे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे x raised to n का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का x raised to n plus 1 upon n plus 1, सो इससे ही हमको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। x का जो इंटीग्रेशन है वो x square by 2 क्यों है, या x क्यूब का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3 क्यों है x स्क्वायर का, या x raised to 4 का इंटीग्रेशन x raised to 5 upon 5 क्यों है, ये सब हमको मिल जाता है आराम से। और लेकिन इसमें एक क्या है, एक बात एक्सेप्शन याद रखो ठीक से कि इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली 1 upon x dx, कि अगर 1 upon x अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि दिस फॉर्मूला विल होल्ड ओनली फॉर n नॉट इक्वल टू -1। तो n should not be equal to -1, then only we can use this formula, but otherwise if x equal to -1, n equal to -1, then we have to use separate result which is from the derivative only, that is log x, because already we have seen that the derivative of log x is 1 upon x. So we have that the derivative of integration of 1 upon x simply equal to log x, and that shows that this result cannot be used for n equal to -1। At the same time ये भी हमको अंडरस्टैंड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर सिंपली 1 dx हमको करना है, सिंपली dx, अगर dx का इंटीग्रेशन अगर हमको चाहिए तो हमको क्या मिलेगा, सिंपली x। और इसमें एक बात और नोट करो ठीक से कि यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ अगर 2x हम निकालते हैं, तो चलो
एक्स स्क्वायर निकालते हैं सपोज, तो हमको पता है ऑलरेडी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, राइट। और जबकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, और 5 कांस्टेंट होने की वजह से उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो इसकी वजह से उसका भी डेरिवेटिव 2x ही आ जाएगा। जबकि अगर ये जो है, अगर ये अगर फॉर्मूला को इन्वर्ट करना है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू x स्क्वायर, नो डाउट। बट अगर इसको हम इन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x with respect to dx is going to be x square plus 5। देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx is x square, और यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx is x square plus 5, which means that यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ जो 2x dx का जो इंटीग्रेशन है वो x स्क्वायर भी हो सकता है या x स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है। इवन यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर अगर होता तभी भी उसका डेरिवेटिव यही आना था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x कैन बी x स्क्वायर अप टू द मार्जिन ऑफ अ कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे प्लस c करके यहाँ पे लिखा जाता है। हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऐड करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 जो है, ये जैसे डेरिवेटिव जब हम कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है, और उसकी वजह से इंटीग्रेशन लेने के टाइम we cannot be sure about that constant what it was, and that's why we have to add this c in the every formula for integration, so that integration of this x raised to n dx will become equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1, and that is plus c। तो ये जो plus c है वो हमको यहाँ पे ऐड करना जरूरी होगा जरूर। इवन यहाँ पे भी integration of 1 upon x dx happens to be log x, don't forget to add this c here। Even यहाँ पे भी integration of x dx only becomes equal to simply x plus c। The same way we have this formula for integration of e raised to x dx. It will be simply equal to e raised to x plus c। Similarly, integration of जो है root x, तो root x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2/3 into x raised to 3/2 plus c। Even integration of minus or integration of 1 upon x square is actually minus 1 upon x plus c। Even we can also find see the different formulae for integration. Here we have this integration of sine x. You can see integration of sine x dx is going to be minus of cos x plus c, obviously। Here we have the formula for integration of cos x dx, which is going to be simply sine x plus c, obviously। Okay, integration of sec square x dx is going to be tan x plus c, and integration of cosec square x is going to be minus of cot x plus c। Even integration of sec x into tan x is simply sec x plus c, and similarly the integration of cosec x into cot x dx is going to be minus of cosec x plus c।
The same way we have this integration of a raised to x dx is going to be a raised to x upon log of a plus c. This way. So all these are the formulae in integration. तो ये सब इंटीग्रेशन के अंदर के फॉर्मूले हैं. इसके अलावा कुछ इंटीग्रेशन के अंदर जो रूल्स भी है, तो वो रूल्स यही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज वी वांट टू ऐड द टू फंक्शंस u plus v and find out the integration of their addition, then we can find out their integration of u separately and integration of v also separately and just add them together so as to get the integration of u plus v. In the same way, we have this integration of u minus v is going to be equal to integration of u dx minus integration of v dx. No problem. So, as an example, we can say the integration of, suppose we want to find out the integration of sine x minus cos x is simply integration of sine x, which is minus of cos x, minus integration of cos x, which is simply sine x, plus c. This way. Even if we have this integration of log x, or suppose e raised to x plus root x, तो समझ सकते हैं यहाँ पे. तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x plus root x, तो e raised to x का इंटीग्रेशन हमको पता ऑलरेडी, e raised to x ही होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ root x, we know it to be 2 by 3 x raised to 3 by 2. This way, plus c as is. So in this way, even one more thing is that integration of constant into any function u dx is always going to be equal to k into integration of u dx. तो ये होता है. तो इसमें देखा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस k into u dx, तो k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वजह से ये बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से सिर्फ हमको u का ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा सिंपली. It's like, for example, if we have this integration of suppose 3 into sine x dx, so you can say this will be 3 is a constant, can be taken out, and sine x का जो इंटीग्रेशन है, तो जैसे कि हम जानते हैं माइनस cos x हुआ करता है, तो इससे ये प्लस c करके इनको मिल जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो हमको मिलेगा सिंपली माइनस ऑफ 3 cos x प्लस c. Even you can also use this, find out the integration of, suppose 4x squared minus 3x plus 2, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो हम ये समझ सकते हैं आराम से. 4 is a constant, so it can be taken out, and x square का जो इंटीग्रेशन है जैसे कि हम जानते हैं वो होता है x cube upon 3 minus 3 is again a constant, can be taken out, तो 3 बाहर आ गया. और जैसे कि हम जानते हैं इसका x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्चुअली x square upon 2 and plus 2 into dx से बच जाएगा. तो 2 dx का इंटीग्रेशन जो है वो हुआ करता है 2 into x, because we know that integration of dx only is simply x, and plus c is going to be the constant of integration, which happens to be finally, so here it is 4x cubed upon 3 minus 3x squared upon 2 plus 2x plus c. This happens to be the integration of this whole function. So इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आराम से. तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करके और रूल्स यूज करके
इंटीग्रेशन कैसे निकालने का ये हमने देख लिया। अभी हम ये देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल which means the integral with the limits, upper and lower limits. Just for example, we have this integration of, suppose, x cube dx, that is from 1 to 2, suppose. तो ये लिमिट्स है। तो अभी इसको हम अगर करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x raised to 4 अपॉन 4, नो डाउट। इसको हमको लिमिट पुट करने हैं, एक तरफ यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर तरफ यहाँ पे 2 आएगा, नो डाउट। तो 2 is called as upper limit and 1 is called as the lower limit. And if we simplify this further, then we can see this 2 has to be replaced here in place of this x here. तो x के बदले हमको 2 डालना है, तो उससे हमको ये मिल जाता है 2 raised to 4 अपॉन 4 माइनस here 1 रिप्लेस करना है x के बदले, जिससे हमको मिल जाता है 1 raised to 4 अपॉन 4। So that this has to be simplified. तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं 2 raised to 4 होता है 16, तो 16 divided by 4 should be there, and 1 raised to 4 होता है 1, तो 1 upon 4 kept as it is, which happens to be simply 15 upon 4. ये हमको मिल जाता है as it is as a final result. The same way we can also find out the definite integral of, suppose for example, sine x dx, and suppose the limits are like from pi by 6 to pi by 3. तो इसका जो है नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा आराम से। ये sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम जानते हैं वो होता है माइनस ऑफ cos x, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ cos x, but as we know the limits are there. The lower limit is going to be pi by 6 and the upper limit here is going to be pi by 3. And now if we put the limits, then we can get this as a, तो सबसे पहले हमको ये मिलेगा माइनस ऑफ cos ऑफ pi by 3 माइनस, अभी दूसरे ब्रैकेट में फिर से हमको ये रिपीट करना है, सिर्फ यहाँ पे x के बदले pi by 6 डालना है बस, तो जिससे मिल जाएगा हमको माइनस ऑफ cos ऑफ pi by 6, जिसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको ये मिल जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ pi by 3। जैसे कि हम जानते हैं cos ऑफ pi by 3 मतलब 60 डिग्री, तो cos ऑफ 60 होता है 1/2, cos 60 हुआ करता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड हियर इट इज cos ऑफ pi by 6 मतलब 30, और cos ऑफ 30 हुआ करता है √3/2, इससे हमको मिल जाता है √3 अपॉन 2, so 3/2, and then we can write this as -1 plus √3 divided by 2. इसको भी हम सब लिख सकते हैं आराम से √3 minus 1 upon 2 simply. तो ये जो है this is called as the definite integral of sin x. Similarly, we can also find out the integral of, suppose, e raised to x dx, suppose from 0 to 1. तो इसको अगर हमको करना है तो उसके लिए भी हमको वही करना होगा, e raised to x का जैसा कि हमको पता है इंटीग्रेशन होता है e raised to x, और e raised to x का लिमिट जो है 0 है और इधर 1 है अपर लिमिट, तो इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे डालेंगे e raised to 1 माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट डाल देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा e raised to 0, जिससे हमको मिलेगा e raised to 1 जो कि हम जानते हैं वो होता है e, और e raised to 0 हुआ करता है 1, तो e minus 1 will be the final answer, you can say. So this is going to be the final result. So in this way we can find out the definite integral of any function like this. Even we can also find out the definite integral of, suppose,
1 upon x dx, that is from 2 to 5. अगर हमको इसका डिफरेंट इंटीग्रल निकालना है तो हम ये समझ सकते हैं आराम से, इसका जो 1 upon x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log of x, जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, और इसका हमको लिमिट डालने हैं 2 और 5। तो अगर हम ये डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप में मिलेगा log of 5 माइनस log of 2, इसको हम यूज कर सकते हैं log of a माइनस log of b का जो फॉर्मूला होता है क्या अकॉर्डिंगली ये हमको मिल जाता है log of a upon b, इससे हमको ये मिलेगा log of 5 upon 2, 5 upon 2. So this is going to be the final result. So in this way we can find out the different integrals of different functions, however complicated they may be. अभी हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अगर सपोज x के बदले अगर कोई भी फंक्शन अगर ax प्लस b से रिप्लेस हो जाता है, ax प्लस b, तो उस केस में इंटीग्रेशन निकालने के टाइम हम जो भी करते हैं वही सब हमको करना है, सभी फॉर्मूले हमको वैसे यूज करने हैं, सिर्फ हमको इसको 1 upon a से मल्टीप्लाई करना है। तो simply we have to multiply it by 1 upon a, where a is going to be the coefficient of x here. For example, if we have to find out the integration of sine of 2x plus 5 instead of simply sine x, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है डायरेक्ट से, कि अब यहाँ पे 2x plus 5 जो है वो ऑब्वियसली ax plus b के फॉर्म में है जरूर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि a is nothing but 2 and b is nothing but 5 here. तो अगर साइन के ब्रैकेट में x के बदले अगर 2x plus 5 आ जाता है तो हम साइन x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। जैसे कि हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, तो इससे हमको यहाँ पे मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos ऑफ 2x plus 5, no doubt, and this should be multiplied by 1 upon 2 because a is 2 here. x का जो कोएफिशिएंट है वो जो भी होता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके रेसिप्रोकल से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ये सिंपल सा रूल हमको फॉलो करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ पूरा। तो ये देखो, अगर सपोज हमारे पास है 1 upon 3x minus 2, ये हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो 3x minus 2 है इट्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ दिस ax plus bm सिंपली, जिसमें a माना 3 है और b माना 2 है, माइनस 2 है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 upon x का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसके हम जानते हैं 1 upon x का जो इंटीग्रेशन है वो हुआ करता है log of x, राइट। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको और बोल सकते हैं कि 1 upon 3x minus 2 का जो इंटीग्रेशन है वो रहेगा log of 3x minus 2, नो डाउट, but this should be multiplied by 1 upon 3 and then plus c, जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन का अंदर प्लस c तो होता ही है, तो ये हमको मिल जाएगा आराम से। दिस इज द बेसिक फैक्ट इन इंटीग्रेशन, रिमेंबर। तो log of 3x minus 2 upon 3, this will be the final answer. In the same way, if we have this integration of suppose e raised to 5x plus 3, तो जैसे कि हम जानते हैं e raised to x का इंटीग्रेशन तो वैसे भी e raised to x ही रहता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो e raised to 5x plus 3 ही रहेगा, नो डाउट। लेकिन इसको हमको मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा 1 upon 5 से, just because this x is replaced by 5x plus 3 actually, and that's why the coefficient of x has to be multiplied. Reciprocal of coefficient of x has to be multiplied here, and then plus c as usual. So in the same way, you can also find out the integration of sine 2x. If we say sine 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी 2x जो है 2x is in the same way as like ax plus b, where a is nothing but 2 and b is nothing but 0. तो यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन को मिल जाएगा minus of cos 2x, but this should be multiplied by 1 upon 2 as usual. So as to get this as cos of
minus of cos of 2x divided by 2 simply plus c obviously. In the same way, if we want to find out the integration of cos of suppose 9x cos 9x dx, तो हम ये देख सकते हैं कि cos of 9x का इंटीग्रेशन, जैसे कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली sin of 9x, तो sin of 9x तो आ ही जाएगा, लेकिन इसको हमको मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा 1/9 से, जिससे वो 9 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c obviously as it is. So in the same way, we can find out the integration of any function which is containing x plus b, like, तो अगर सपोज हमको यहाँ पे 2 minus 3x का अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ 2 minus 3x. तो जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट x कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू 2/3 x raised to 3/2. इससे हमको यहाँ पे 2/3 into x raised to x मतलब क्या है यहाँ पे 2 minus 3x है, the whole raised to 3/2. ये तो उसका इंटीग्रेशन हमको मिल गया, लेकिन this has to be divided, is multiplied by the reciprocal of coefficient of x which is -3 here, and that's why -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/-3 से, तो हमको ये फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा, जो कि बनेगा प्लस सी भी यहाँ पे जरूरी होगा, तो जिसको हम लिख सकेंगे आराम से, ये -3 इस 3 के साथ जाके -9 बन जाता है, इसे हमको मिलेगा -2/9 into 2 minus 3x raised to 3/2 as a final. So plus c. This is going to be the final result. तो ये इस तरह से हम इंटीग्रेशन के अंदर जो ax plus b जो है वो यूज कर सकते हैं. If any formula, if we have this function in which x is replaced by ax plus b, like, then we have to use the usual formula, normal formula, but not to forget multiplied by this 1/a here. इस 1/a से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसका ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. Now we'll see the next concept in integration, that is about the uses of integration. तो इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे होता है वो हम अभी देख लेंगे. इंटीग्रेशन इज यूज्ड एज एंटीडेरिवेटिव, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, but integration can also be used to find the limit of sum. Remember, if suppose we have to find out the limit of sum. Limit of sum मतलब क्या होता है कि अगर suppose जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में ये देखा है कि suppose summation of suppose 2r plus 1, and suppose r runs from 1 to 5, तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको पता है 2r plus 1 का मतलब क्या होता है कि अगर r equal to 1 हो जाए तो उसको हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे r equal to 1, 2, 3, 4, 5 डाल के हमको इसका समेशन मिल जाएगा, जो कि हम निकाल सकते हैं फाइनाइटली, नो डाउट. लेकिन अगर इसमें r का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक, लेकिन अगर सभी इंटरवल्स अगर लेना है, अगर सपोज हम फॉर एग्जांपल एक ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर सपोज ये y एक्सिस है और सपोज ये x एक्सिस है, और ये हमारे पास एक ग्राफ है. इस टाइप का ग्राफ है. अभी इसमें अगर सपोज हमको यहाँ से लेके ये पॉइंट सपोज ए है और यहाँ पे पॉइंट है बी, इसको बी बोलेंगे, ठीक है. अब इसमें सपोज हमको यहाँ पे ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का जो इंटरवल है, इसको अगर हम सपोज बहुत सारे इंटरवल्स में अगर डिवाइड कर देंगे, सपोज ये इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको,
जैसे सपोज हमने इसको डिवाइड कर दिया और सपोज हर एक इंटरवल का जो थिकनेस है और हर एक इंटरवल पे जो y का जो वैल्यू हमको दिख रहा है, तो इसको अगर हम सपोज मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमको हर एक इंटरवल के रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मिलता जाएगा आराम से। सपोज ये सारे जो रेक्टेंगल्स है इनका अगर एरिया हम निकालेंगे और उसको अगर ऐड करेंगे तो हमको अप्रोक्सीमेटली इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सपोज इस कर्व का जो इक्वेशन है वो है सपोज समथिंग लाइक y और y डिपेंड्स ऑन x समहाउ एंड सपोज ये जो है ये y का जो हर एक वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू y का सपोज है y1, यहाँ पे सपोज उसका वैल्यू y2, इसका है y3, y4 and so on like that, yn in general. Okay, so अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y1 has to be multiplied with this interval. ये जो इंटरवल हम देख सकते हैं यहाँ पे x का जो पार्ट है उसको हम बोल देंगे डेल्टा x. So we can see this addition that is going to be, suppose here it is y1 into delta x1, which is delta x1 is the interval here. This interval can be supposed to be delta x2. So we can multiply this y2 with delta x2 plus y3 multiplied by delta x3 and so on up to last, that is yn multiplied by delta xn. So here this summation ये जो है ये बनेगा approximately the area under this curve, which can also be written in the compact form like summation of y into y into delta x, as these intervals goes on changing from a to b, no doubt. But this summation can take the form of integration if we increase the number of intervals so that the thickness of each interval gets decreased. तो अगर हम सपोज ये इंटरवल्स का नंबर अगर बढ़ाते हैं, सपोज अगर हमने मान लो यहाँ पे ये जो है ये इंटरवल्स को दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट इंटरवल है, इसको हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एवरी इंटरवल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड सपोज टू फर्दर पार्ट्स लाइक दिस. इसको ये और दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से. So every interval has to be divided into two parts so that we can get somewhat accurate area. अब देखो यहाँ पे ठीक से कि अभी अगर हमने सपोज यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है थोड़ा कम हो गया, कि हम देख सकते हैं ये जो इंटरवल का जो थिकनेस है ये पहले वाले इंटरवल के थिकनेस से तो थोड़ा कम हो गया थोड़ा, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि हमको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट एरिया मिल गया, क्योंकि पहले जितने एरियाज यहाँ पे ट्रायंगल के जो ऊपर के ट्रायंगल के जो एरियाज मिस हो रहे थे वो अभी नहीं होने वाले. इवन अगर हम सपोज ये डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है और अगर कम कम करते जाते हैं, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ेंगे. तो जैसा हम नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाते जाते हैं तो ये जो एरियाज है, मतलब ये जो इंटरवल्स है वो बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन थिकनेस ऑफ ईच इंटरवल goes on decreasing like this, and at one time will reach when this area will become so smooth that we are going to add every line like this. हर एक लाइन अगर हम ऐड करते चले जाते हैं
तो उस केस में हम देख सकते हैं आराम से कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे एंड द थिकनेस ऑफ ईच इंटरवल विल टेंड टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ये हमको यहाँ पे समझना है अच्छी तरह से। तो जब जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 की तरफ टेंड करता है तो वैसे वैसे जो एरिया है वो और ज्यादा एक्यूरेट बनता जाता है एंड व्हेन वी टेक दिस लिमिट of this sum as delta x tends to 0 of this summation of y into delta x, then it can take the form of integration, that is y dx from a to b. This is basically the basic use of integration. Remember, the integration can be used to find out the area under any curve. तो किसी भी कर्व के नीचे का जो एरिया है वो हमको इंटीग्रेशन प्रोसेस से मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड सपोज द कर्व इज प्लॉटेड हियर लाइक दिस, ये कर्व हमने इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ से लेके मतलब ये सपोज एक पॉइंट है a और एक दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास b, तो a से b तक अगर हम इस कर्व के इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। इस पूरे कर्व के नीचे का जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा आराम से एंड दैट इज बेसिकली यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, रिमेंबर।